अदब बामुलाहिजा होशियार जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू। आज मेटा की अदालत में पेश होंगे कौमी खेल हॉकी के मायानाज ओलंपियन वसीम फिरोज। 353 मैचेस खेले और पाकिस्तान के लिए लातादाद इनामात और फतुहात नाम की। वसीम फिरोज, आप पाकिस्तान का एक काबिल फ़ख्र सरमाया हैं, लेकिन आप पर अवाम की तरफ से एक इल्ज़ाम है कि वो जिन फतुहात का मैंने तस्करा किया, आज वो हॉकी सिर्फ ज़ख्मी होने के बाद जो है वो एक लाठी के काम आती है, उससे कोई फतुहात नहीं मिल रही पाकिस्तान को। क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम पर? ये तो बहुत लंबा बातें चलेंगी अगर इसमें मैं बात करूँगा। देखिए 94 के बाद से जो हमने विक्ट्री ली थी सिडनी, क्योंकि आपको पता है उस एरा के अंदर जो ओलंपिक हम जीते थे 84 में, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, मैं भी उस टीम का मेंबर होता क्योंकि मैं उस टीम में ड्रॉप हो गया था। मैं पूरा यूरोप टूर करके आया था और मैं ड्रॉप हो गया था। उसमें खालिद हमीद को ले गए थे साथ। तो ज़रा मैं अपना डिसाइड हुआ और घर में मैंने देखा तो रोना भी आया कि ओलंपिक जीत गया और मैं गया नहीं, क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है मेरी उम्र 17 साल थी। तो जो ब्रिज आतिफ साहब थे उन्होंने कहा कि ये ओलंपिक में हम वसीम को अगर ले गए और हार गए तो ये बच्चा हमारा अपकमिंग है, ये कहीं इसका करियर जो है ख़त्म ना हो जाए ओलंपिक हारने के बाद। क्योंकि बड़ी बड़ी आपको तो मीडिया उस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग था, आज भी स्ट्रॉन्ग है, मगर जंग अखबार हो गया या दूसरी कवरेज हमें बहुत मिलती थी पीटीवी से। तो वहाँ पे हुआ ये ऐसा कि मुझे ड्रॉप किया तो मैं बैठ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, घर वालों की तरफ से थोड़ा सा ये था कि पुश बैक मिला कि नहीं, कोई मसला नहीं, आप हार गई मगर आप अपनी स्टडी भी करो और साथ साथ खेलते भी रहो। तो करीबी ग्राउंड था वहाँ पे, हमारे घर के करीबी ग्राउंड था, वहाँ पे बड़े नाम आते थे जैसे हमीद किड्डी साहब, मुनव्वर जमान। इन लोगों ने मुझे बहुत पुश बैक दिया, बहुत। उन्होंने कहा ये बच्चा, मैं हॉकी के साथ साथ क्रिकेट खेलता था क्योंकि मेरे नाना क्रिकेट प्लेयर थे, हमारी फैमिली में क्रिकेट थी, मैं कन्वर्ट हुआ उसमें। और फादर का मेरा जो था वो, उनको गज़ल का बहुत शौक था, सिंगिंग का बहुत शौक था, उधर भी नहीं गया ना क्रिकेट में। क्रिकेट का ये था कि भाई क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, हॉकी भी खेल रहा हूँ, मगर आया ऐसा कि जहाँ गॉड गिफ्टेड टैलेंट था वो हॉकी में ही था, मेरा ख्याल आना इधर ही था। तो घर में हमारे जो नाना वगैरह थे उन्होंने हॉल्स वगैरह के साथ खेली एमसीसी से, उस ज़माने में की बात कर रहा हूँ, पार्टीशन से पहले की। तो फिर मेरे कज़न खेले, मुनीर हक, आपने नाम सुना, हाउस बैंड से खेलते थे, फर्स्ट क्लास खेली उन्होंने, उनको भी देखता। अम्मी के फर्स्ट कज़न थे वो, तो वहाँ भी बहुत शौक डेवलप हो रहा। मगर घर के पास ग्राउंड था, शाम में जाते थे, ये सारे लेजेंड आते थे बड़े बड़े नाम, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, तनवीर डार साहब, अभी अली किड्डी साहब। तो छोटा हुआ करता था तो बस वो 5 मिनट का मुझे टाइम देते थे कि भाई कोई अगर एजेड होकर बाहर आया तो आओ बेटा अंदर आ जाओ, 5 मिनट के लिए आप भी खेलने, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं उनके साथ खेलते 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 वहाँ पे मुझे नैकेट आई जो होती है ना, वो आपको पता है कि प्लेयर को परख लेते हैं। अच्छा, मैं शरारती बहुत था, छुप जाया करता था, नहीं जा रहा, मुझे निकाल के भी घर से लेके आते थे कि नहीं भाई ये तो इतना टैलेंट है, ये छुप कर ये बच्चा खेलता क्यों नहीं है, इसमें तो बहुत टैलेंट है। तो मुझे याद है, मैं जब आता गलियों में खेलते थे, जैसे आम स्ट्रीट पत्थर लगा के और खेलते थे वहाँ पे, और कड़क धूप के अंदर 39-40 टेम्परेचर के अंदर हम खेल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, उनके घरों में बॉल जा रही है, शोर मचा रहे हैं, जैसे होता था गलियों में। तो वो वहाँ से आगाज़ हुआ है और पता नहीं था कि मैं कहता था कि मैं समीउल्लाह बन के दिखाऊँगा। मुझे नहीं पता था बाई गॉड महमूद के मैं पाकिस्तान के लिए 12 साल खेलूँगा। आज भी ड्रीम है। वसीम, आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, ये लेट 70s और अर्ली 80s की बात कर रहे हैं, उस वक्त क्रिकेट भी उतनी ही पॉपुलर थी और हॉकी भी पाकिस्तान एजाज़ात हासिल कर रहा था। तो कितना मुश्किल फैसला था कि क्रिकेट के मुकाबले में किसी का हॉकी को चुनना। असल में आपको याद है कि हमारे पास सारे मेडल्स थे उस ज़माने में। आप अगर 75 से एरा के अंदर जब पाकिस्तान हॉकी टीम ने जब अपना एक उरूज हासिल था उनको, तो वहाँ से बहुत एक चाम था हॉकी। क्रिकेट का इतना नहीं था जितना हॉकी का था, हमारा कौमी खेल भी था। साथ में मैंने ये भी देखा कि भाई कि मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, साथ में शाम में हम खेलते थे क्रिकेट गलियों के अंदर, वही पत्थर लगा के जैसे बच्चे खेलते थे। उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, कि 80 से 85 तक का दौर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं 82 में पाकिस्तान टीम में आया हूँ, 83 के अंदर 84 में ओलंपिक के लिए मुझे कंसिडर किया गया, ठीक है ना, और मैं ड्रॉप हो गया। 85 में फिर मेरी कॉलर बोन टूट गई थी, मैं क्लब से कहता था मेरी कॉलर बोन टूटी, तो मैंने कहा अब तो हॉकी ख़त्म हो गई। तो हमारे बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के पास इस्लाउद्दीन साहब ले गए। उन्होंने कहा ये बच्चा है भाई, मेडिकेयर में उस ज़माने में बैठते थे वो, और छोटी सी क्लिनिक थी
डॉक्टर मनीष शाह साहब एक नाम था, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। उन्होंने कहा, देखा, मैं कहा पे इस्लाम भाई ने कहा भाई ये बहुत डिसाइडेड है बच्चा, और आगे नेक्स्ट जो टूर्नामेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में, और इसने जाना है बच्चे ने 2 महीने बाद। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है बेटा, आप खेलोगे हॉकी। देखिए ये वो सर्जन थे जो कि बच्चे को कॉन्फिडेंस देते थे अपना। सिम, आपका पहला दौरा जो है जिसके अंदर आप समझते हैं कि आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि लोगों ने रिकग्नाइज किया कि ये वसीम फिरोज हैं, वो कौन सा दौरा था? ये कि स्टार्ट से मैं छोटा सा बताता हूँ आपको, वैसे तो मैंने बहुत मुख्तसर बताया आपको। घर के पास क्लब था, उससे खेलता था। हबीब बैंक का एक प्लेयर आसिम इंजर्ड हो गया, तो वहाँ हबीब बैंक की ट्रेनिंग होती थी। तो वहाँ पे मुनव्वर जमा साहब, हमारे मरहूम लेजेंड, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये बच्चा बहुत अच्छा है, हम क्यों ना इसको, वो तो इंजर्ड हुआ है, इसको हम क्वालिफाई राउंड के लिए चैम्पियनशिप मुल्तान ले जाते हैं। तो मुझे मुल्तान ले गया, मैं छोटा था। वहाँ मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। वहाँ पे एडमिरल मुजफ्फर हुसैन बैठे हुए थे। फिर थोड़ी सी मुझे सपोर्ट थी कराची हॉकी एसोसिएशन से, जो इफ्तिखार हुसैन जैदी साहब थे, आपको याद होगा। उन्होंने मुझे सपोर्ट की, कराची का बच्चा है, ये बहुत इसमें थ्रिल है और स्ट्रेट जाता है, स्पीड बहुत है। तो स्पीड थी, कंट्रोल नहीं था, मतलब कॉन्फिडेंस तो बाद में आया जब पाकिस्तान में आया। तो उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको हम जूनियर वर्ल्ड कप के लिए इसको हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हुआ ये कि जब क्वालिफाई राउंड में कर लिया, पेशावर जाना था, वो लड़का जो था आसिफ, वो फिट हो गया, मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा अब तो वो तो मैं तो गया था अपना क्वालिफाई राउंड के लिए, शायद मेरा नाम नहीं आएगा। फिर मुझे कॉल आई आतिफ साहब की, मेरे आतिफ साहब की। उन्होंने कहा भाई वो हबीब बैंक में मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया था, जब तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे भी ले लिया था। मुनव्वर ज़माने 500 रुपये कॉन्ट्रैक्ट पे आया था, ये पुरानी बात है 82 में। तो मुझे जब लिया हबीब बैंक में, तो उन्होंने कहा कि मुनव्वर ज़माने के कि भाई आप हबीब बैंक से खेलेगा जूनियर, आप जूनियर चैम्पियनशिप होती है वो भी खेलेंगे आप। तो मैंने वहाँ से आज़ाद किया, तो आगाज़ किया। तो महमूद वहाँ आतिफ साहब देख रहे थे, मतलब एक नाम थे बहुत बड़े बड़े। उन्होंने देखा, उन्होंने नहीं बच्चे को हम कंसीडर करेंगे। नूर खान साहब को बताया, नूर खान एक बहुत बड़ा नाम, ठीक है ना। नूर साहब को हमने देखा, उन्होंने मुझे कंसीडर कर लिया जूनियर वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने कहा भाई जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए हम आपको कंसीडर कर रहे हैं। उन्होंने लिया, और मैं फिर वहाँ से मेरा पहला टूर था। एडमिरल मुजफ्फर हुसैन साहब थे हमारे मैनेजर, उन्होंने मुझे कंसीडर किया हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन के लिए। पहला टूर था मेरा, और मेरा पहला टूर ही मेरा बेफॉर्म बना हुआ था, मेरा पासपोर्ट भी नहीं था, मेरे फादर के नाम से बेफॉर्म बना के। कैसे गए थे? किसी के किट बैग में गए थे क्या? उन्हें वो बेफॉर्म से मिला अपना। फिर जाहिर सी बात है एक वक़्त था, और फिर हबीब बैंक की तरफ से भी मुनव्वर भाई की सपोर्ट थी, फिर फेडरेशन की तरफ से काफ़ी सपोर्ट थी। उस वक्त हॉकी बहुत थी, बहुत हॉकी थी। अब तो हॉकी हमारी, मैं अब ये तो बाद में बताऊँगा क्या हो रहा है, मगर ये वहाँ से स्टार्ट लिया मैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से था कि मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी में कन्वर्ट हो गया। वालिद साहब मेरे सिंगर थे, गज़ल सिंगर, प्रोफेशनली थे, एक निजी महफिलों में जाते थे। वहाँ भी नहीं गया, घर में बड़े बड़े नाम, आपका परवीन मेहदी हसन साहब, गुलाम अली, सबको देखा मैंने, घर में मैंने देखा वो संभालते हुए, तो वो संगत करते हुए। मतलब देखिए ना, ये एक देखिए नेकेटाई होती है। मुझे निकाल के लेके आया मुनव्वर जमा मरून, और मुझे नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान के लिए 12 साल खेल जाऊँगा और तमीज़ हॉकी खेलूँगा। और समीउल्लाह की जगह, समी भाई इतना बड़ा नाम कि उनकी जगह, फ्लाइंग वॉर्स की जगह, मैं उस जगह को संभालूंगा। एक मैं बात बताऊँ आपको, शायद जज साहब आपको भी बताऊँ, एक नाम दबा दिया इन्होंने मेरा। मुझे हॉलैंड में एक खिताब मिला BMW ट्रॉफी के अंदर, विंग ऑफ द ईगल विंगर का, विंग ऑफ द ईगल विंगर। समी भाई को मिला था फ्लाइंग वॉर्स का। ये मैं आज ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया। वो हाईलाइट उस ज़माने में समी भाई हो गए थे क्योंकि विक्ट्रीज बहुत थी। मुझे विंग्स ऑफ द ईगल विंगर का खिताब मिला, जो कि सिर्फ किताबों तक रह गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। आपने समीउल्लाह का नाम लिया, जिनको कि हम फ्लाइंग हॉर्स कहते हैं। आपने एक इल्ज़ाम ये भी आप पर कि आपने समीउल्लाह की कुछ टेक्निक भी चुराई, जिस तरीके से वो बॉल को लाइन के साथ कैरी करके भागते थे, आपने उसके अंदर कुछ मिलावट की कि बॉल को आगे पुश कर दिया और उससे पहले आगे पहुंच गए। उस जमाने में चीज़ बड़ी पॉपुलर हुई थी। जब मैं ओलंपिक गेम जीत गए, कौन सा ओलंपिक? 84 ओलंपिक गेम पाकिस्तान टीम जीत गया। मैं तो बाहर था टीम से, और फिर मेरी एक इंजरी भी आई थी बीच में, जो मैं क्लब से खेलते मेरे कॉलर बोन टूट गई थी। तो मैं बड़ा डिसाइडेड था, मैंने कहा अब तो हॉकी खत्म हो गई, कॉलर बोन टूट गई है और इंजर्ड हो गया हूँ, अब तो मेरा ख्याल है मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मगर मुझे कॉन्फिडेंस दिया, इस्लाउद्दीन ने कॉन्फिडेंस दिया, डॉक्टर मदी शाह मरहूम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि इतना बड़ा नाम सर्जन, उन्होंने मुझे कहा नहीं खेलोगे आप। और मैं कह रहा हूँ आपको, आप चैंपियंस ट्रॉफी जा रहे हो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी पर्थ में 1985 में। उस टीम में मैं
दोबारा सेलेक्ट हुआ, मैं टूर करके आ गया था, ओलंपिक का पूरा मैंने टूर किया, 7 ममालिक का टूर किया था, मुझे ड्रॉप कर दिया था और खालिद हमीद को ले गए थे। 1984 में मैं जा रहा था, बेबी ऑफ द टीम था, खालिद हमीद को ले गए, मुझे ड्रॉप कर दिया। इसलिए ड्रॉप कर दिया कि इसका आगे कैरियर है, ये कहीं ओलंपिक हम लोग हार गए तो ये बच्चा हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो बड़े नाम थे, मुझे जूनियर, हनीफ खान, इन लोगों ने कंसिडर किया, नहीं हम आगे के लिए वसीम फिरोज कंसिडर करेंगे। फिर मेरी गवर्नमेंट टूटी। 85 में मैं आया दोबारा, और ऐसा आया कि आते ही पहले मैच के अंदर मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड 11 में सेलेक्ट हो गया थी। जज साहब, यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जिस गोल्डन पीरियड की ये बात कर रहे हैं और उनका आगाज हुआ कि हॉलैंड, बेल्जियम खिताब मिल रहे हैं, और फिर आज उस हॉकी पर और हॉकी के खिलाड़ियों पर यह इल्जाम लगता है कि आज एक पैसा भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अकाउंट में नहीं है। पाकिस्तान हॉकी को लोगों से पैसे मांगकर इंटरनेशनल टूर्स करने पड़ते हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मुंसलिक लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। यकीनन ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। जिस खेल की आबियारी आपने की इतने साल तक और उसको आपने एक तारीखी मोड़ पर दिया, आज हॉकी इस मुकाम पर आ गई है, किसकी वजह से आई है? ये हम लोग ही हैं, हमारे ही लोग हैं जिन्होंने हॉकी को इस अंजाम तक पहुंचाया है। मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो लाइफ करियर बिल्कुल क्लीन है, मैंने कोई पैसा खुद नहीं किया है ना। मैं मतलब जज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड, वसीम फिरोज जो पाकिस्तान का एक लीजेंड ओलंपियन है, वो कह रहा है कि मैंने कोई पैसा खुर्द-बुर्द नहीं किया है। थोड़ी सी तफसील अदालत आपसे जानना चाहेगी। बिल्कुल, मैं जज साहब की इजाज़त से सब कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या हॉकी के अंदर चल रहा है और क्या मामलात हैं। क्या टूटी बोलती थी पाकिस्तान हॉकी की, क्या मैंने गोल्डन एरा देखा है। 17,000 आदमी में खेला हूँ, 70,000 पीपल में खेला हूँ। लोग आज भी जानते हैं, इसलिए कि पुरानी हॉकी खेली नहीं है, इतनी हॉकी खेली है कि 300 मैच से ऊपर खेली है मैच, 335 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम जीता है, सब कुछ जीता है। मगर आज मुझे रोना आता है ये कह के कि कहाँ वो वक्त था और अब कहाँ हम खड़े, जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। सिर्फ वजह यह है कि कुछ हमारी गलतियाँ, कुछ हमारी हुकूमत की गलतियाँ बहुत सामने आ रही। हुकूमत ने उस वक्त नहीं संभाला जब पाकिस्तान की तूती बोल रही थी हॉकी के ऊपर। बच्चों की नौकरियां जो थी, हमें जॉब मिली। मैं आज कस्टम्स के अंदर हूँ, मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैं FBR के अंदर डिप्टी कलेक्टर हूँ, और मुझे उस ज़माने में एक अच्छी जॉब मिली थी जबकि जॉब्स ओपन हुआ करती थी। अब तो बैन लगा दिया जॉब्स में। तो हमारा क्राइटेरिया था जॉब्स, बहुत एक हमारा एक चार्म था कि अगर हम पाकिस्तान से खेलें तो हम डिपार्टमेंटल, हमें जॉब मिलती थी कि एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हमारी नेशनल बैंक से मैच हो रहा है, PIA से हो रहा है, तो एक कौमी हॉकी टीम को एक एनवायरमेंट मिला हुआ था और पैसे नहीं मिल रहे थे। हॉकी में पैसा नहीं है जितना क्रिकेट के अंदर पैसा है। लेकिन हॉकी में तो खबरें हैं तो ये हैं कि हॉकी में तो बहुत पैसा बन रहा है, करोड़ों रुपए जो है जेबों में जा रहे हैं। देखिए, वो करोड़ रुपए जो जा रहे हैं, मैंने आज भी बोला कि हमारे ही लोग हैं जिन्होंने खुद किए हैं पैसे, तो उनके सामने सारी बातें आ रही ना। आप उनको सियासत में पड़े हुए हैं, अपने पैसे जेब गर्म कर रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ग्रास रूट लेवल पे हॉकी नहीं है, डोमेस्टिक सर्कल में हॉकी नहीं है। ये सब कुछ कोई हुकूमत का कोई पार्लियामेंट का कोई आदमी आए, कोई मिनिस्टर आके इसको संभाले। उतारा मैं तो अपने आपके अदालत में बोल रहा हूँ ये बात। वसीम फिरोज साहब, सवाल आपसे हुकूमत की नाअहलियों और नाकामियों के बारे में तो बहुत होंगे, लेकिन आपने अपने सक्सेस के पीछे कई लोगों के नाम लिए। आपने बोला मैं हॉकी का बेबी था, कई बार मैं अनफिट हुआ, मुझे कई लोगों ने पुश किया। आपने ब्रिगेडियर आतिफ रिटायर्ड का नाम लिया, आपने डॉक्टर शाह साहब के उस करम का नाम लिया कि किस तरह से वो आपकी कॉलर बोन को सही करके आपको वापस हॉकी में ले आए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, इस वक्त जो हॉकी का हाल है, किसने जिम्मेदारी ली है इन यंग प्लेयर्स की? देखिए, जिम्मेदारी तो ये होता है कि मैनेजमेंट आपकी होती है, अच्छी मैनेजमेंट जो कि बच्चों को पुशबैक देती है, ठीक है ना। वो अभी मैनेजमेंट बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। जब तक कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, सेक्रेटरी और सदर की तरफ से नहीं मिलेगा, सेलेक्टिंग की तरफ से नहीं मिलेगा, बच्चा कहाँ से परफॉर्म करेगा। अभी सिर्फ ये हो रहा है हमारे यहाँ कि बच्चे को 5 साल तक नहीं खेलने दे रहे। एक मैनेजमेंट आती है, टूटती है, दूसरी मैनेजमेंट आती है, वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चले जाती है। जो बच्चा अच्छा खेलना होता है वो ज़ाया हो जाता है। वो अपनी लाइकिंग से दूसरे लड़के को ले लेते हैं, वो जो परफॉर्म कर रहा है उसको बिठा देते हैं। बड़ा गलत हो रहा है ये। मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमारे कौम के बच्चे हैं, मैं बिलीव करेंगी आप, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना टैलेंट है। अरे वसाइल नहीं है हमारे पास, पूरे पाकिस्तान में आज भी इतना टैलेंट है कि अगर हमारे पास वसाइल अच्छे हों, ठीक है ना, तो हम हर टीम को मारें। लेकिन अभी पाकिस्तान टीम जूनियर वर्ल्ड कप में गई है,
आपने बेल्जियम वर्ल्ड चैंपियन है, बेल्जियम ओलंपिक और वर्ल्ड कप चैंपियन है, उनकी जूनियर टीम एक स्टैंड पे है, ठीक है ना, आने वाले वक्त में वो भी बेल्जियम के लिए खेलेंगे, उसको आपने 1-1 ड्रॉ किया, जबकि हमारे पास वसाइल नहीं है, वो साल में 12 महीने खेलते हैं, हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं है। सिंध हुकूमत देती है 10 करोड़ रुपए साल के, हमारी गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, स्पोर्ट्स बोर्ड का पैसा ही नहीं है। वसीम साहब देखें, हुकूमत की भी बहुत ज़्यादा आप लोग बात कर रहे होते हैं, जब फेडरेशन आप लोग संभाल रहे हैं हॉकी के खिलाड़ी, आप लोगों को ये समझना होगा कि पैसा आप लोगों को भी लाना होगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की फेडरेशन के साथ जाके बात करने की कि स्पॉन्सर्स को किसी तरह लाया जाए। आपके यहाँ बदकिस्मती ये है कि आपके साथी बहुत से खिलाड़ियों को इतनी इनसिक्योरिटी है कि कोई आदमी अगर बाहर से आके काम करना चाहता है या स्पॉन्सर्स के हवाले से बात करना चाहता है तो आप लोगों की कोशिश ये होती है कि उसे किसी न किसी तरह लंबा किया जाए चीज़ों को, कि अगर वो ये सब ले आया तो उनकी ज़रूरत क्या रहेगी। तो आप लोगों को हो ये रहा है कि वो शोर मचता है कौमी खेल का, फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं ग्रांट मिल जाती है, एक टीम का हिस्सा पूरा हो जाता है, वो कहते हैं चलें जी फिर हुकूमत गई नहीं आएगी। तो वो जो एक आपने जैसे बात की ना कि आप लोगों का शौक़ था, आप लोगों को सपोर्ट थी, वो सपोर्ट इन बच्चों को नहीं मिल पा रही दिल से। आप लोगों के जो लोग आ रहे हैं, देखने में आ रहा है, वो उन बच्चों के अलावा वो लोग अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, आप कि भाई इनका फ्यूचर क्या है। आप क्या अब अगर इतने बुरे हालात हैं, फेडरेशन के लोग अगर पूरी फैमिलीज़ के साथ घूमना फिरना करेंगे तो ये भी ज़्यादती है ना। तो सवाल सारा ये है कि पैसे आपको मिल जाते हैं, वो पैसे भी जायज़ नहीं लग रहे। आप 5 साइट हो रहा है, ये सारे इवेंट पाकिस्तान में भी तो हो सकते हैं ना। आपने हमारी पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उन्होंने अपनी लीग स्टार्ट की, हमारे यहाँ भी उतना ही शौक़ है। और हॉकी एक ऐसा खेल है कि जिसके लिए आप किसी वक्त भी एक माहौल बना सकते हैं। हम लोग अपने बचपन में क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी देखने जाते थे। तो वो अगर कोशिश प्रोफेशनली की जाए, उन लोगों को लेके आया जाए कि जो मार्केट में जाके स्पॉन्सर्स को आपका ये खेल बेच सकें, तो उसमें आप सब लोगों को बैठना पड़ेगा, वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि सोचना बिल्कुल पड़ेगा। जहाँ तक वसाइल के ताल्लुक का है कि आपने कहा कि भाई फंडिंग का, देखिए सबसे पहले हमारे उस वक्त जब मैं पाकिस्तान टीम से था तो ज़िया उल-हक साहब थे, ठीक है ना, वो लवर थे हॉकी के। वो कहते थे कि हॉकी को जीतना है, मना ये मेरा डंडा है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टनेस थी। और आप चारों सूबों में एक्टिवनेस बहुत थी, बहुत डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते थे। हम बाहर से हॉलैंड से आए या जर्मनी से आए, सीधा 10 दिन बाद मालूम चला हम काजन ट्रॉफी खेलना है, मालूम चला हम कस्टम ट्रॉफी खेलना है। बिजी रहते थे, साल में 12 महीने बिजी थे, पैरों पे हम घर पे जा नहीं सकते थे सोने के लिए, इतनी हॉकी थी। हॉकी मतलब फिट रहता है ना, जैसे पता है फिटनेस के लिए तो सारी चीज़ें होती हैं। वो आपका चीफ पैटर्न हमारे ज़िया उल-हक साहब थे। आज भी चीफ पैटर्न हमारे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि जब तक चीफ पैटर्न हॉकी के सर पे हाथ ही रखेंगे, ठीक है ना, और प्रॉपर वे में इसकी इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है ना, कि ये पैसा अगर जाता है और ये पैसा कौन खाता है, ठीक है ना, और उसकी इंक्वायरी करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके ऊपर इंक्वायरी करके उस पर केस चलाएं और उसको हटा दें हॉकी से, तो हॉकी ठीक हो जाएगी। हमारे सर्कल बहुत हॉकी टैलेंट है, वसाइल उस वक्त थे, अब क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि पैसा हमारे अपने ही मैनेजमेंट ने खा लिया, बच्चों का पैसा, नौकरियों के लिए फाइट नहीं की। तो वसीम फिरोज बताइए ना कि कौन से वो नाम है जिन्होंने पैसा खा लिया? ये तो अपनों की नाम है, मैं इतना इसको ओपन नहीं करूंगा, ये तो सब लोगों को पता है, ठीक है ना। जो अगर सब लोगों को पता है, सेक्रेटरीज हमारे आए हैं जो हमारे ही 94 के बैच के हैं, उस बैच के लोगों को जो भी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत की, वो भी मेरे, मैं अगर बैठा हूँ तो मैं उनका साथी हूँ ना, ठीक है ना। अगर मैं आज उनको गंदा जज करूंगा, साहब मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा अदालत का वक्त लूंगा। और वसीम फिरोज, जैसे कि आपने कहा, हम देखते हैं कि हॉकी के अंदर अगर हम बात करें, क्रिकेट की हम बात करते हैं तो क्रिकेट के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो बाहर से भी आता है। लेकिन अगर हम हॉकी की बात करें तो मीर जफरुल्लाह जमाली, उसके बाद अख्तर रसूल, कासिम ज़िया, उसके बाद शहबाज आए, उसके बाद फिर दूसरे लोग आए, आसिफ बाजवा आए, और उसके बाद राणा साहब आए। इन सब में एक बात कदरे मुशरिक है कि हॉकी के खिलाड़ी थे। तो हॉकी का अगर हम कहें बेड़ा गर्क करने में, लेकिन आवाम सब जानती है। आप मुझे बताएं कि अभी हाल ही के अंदर एक तरफ पैसे नहीं हैं और अभी जो दौरा हो रहा है उसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर साहब अपने बच्चों, अपने भाई और तमाम एक
फैमिली के साथ गए हुए हैं, जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है हॉकी चलाने के लिए। तो ये दौरे किसके पैसे से हो रहे हैं? मैं इस पे ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं वकील साहब सामने, इतना मुझे अफसोस होता है कि आप वो जो पुराना बैलेंस बचा हुआ था 10 करोड़ रुपये सिंध गवर्नमेंट देती है, आप अपने प्रेशर ट्रिप पे जा रहे हैं, सदर हो आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हो, जबकि आपको ये पैसे जो है डोमेस्टिक सर्कल पे खर्च करना चाहिए, आपको ये पैसे जो है बच्चों पे खर्च करना चाहिए। आप अपने जो एक टूर आपको पता 3 से 4 लाख रुपए का होता है, बच्चा अगर आप एक फैमिली के मेंबर को ले जाएंगे 3 से 4 लाख 5 लाख लगा लें आप, एक पर्सन का एक टिकट है और जाके बोर्डिंग लॉजिंग और रहना है। आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो और वहाँ पे ऐसे प्रेशर ट्रिप कर रहे हैं आप, क्या है ये? मैं आज ही आपके अदालत में ये दावे से कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मतलब जो इस वक्त सज्जाद खोखर साहब, आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमारी आवाम जो है वो इल्जाम देती है ये, और वो पूछती है कि सज्जाद खोखर साहब, जबकि अब वो एक काबिज सदर हैं, अदालत और सेक्रेटरी के खिलाफ हो चुका है। अगर हम बात करें जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, वो भी मुकदमा हार चुके हैं, उनके खिलाफ फैसला आ चुका है कि जाना है, और ये तमाम पैसे की खुर्द-बुर्द है। भाई ये पैसे पे तो गेम हो रहा है सारा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि हॉकी को कौन देख रहा है, कौमी खेल को कौन देख रहा है, बच्चों को कौन देख रहा है, सिर्फ पैसे को देख रहे हैं। यार पैसा छोड़ो भाई, आप बच्चों को तो देखें। इस हॉकी ने मुल्क को क्या कुछ नहीं दिया, आप धोने वाले खाओगे भाई, अरबों रुपए ले भी जाओगे तो। यार आप मुझे मेरी बात सुने, पहले मैं जज साहब में एक बात करूँगा, आज मैं बड़ा थ्रेडिंग बात कर रहा हूँ, सुने मेरी बात। 7 साल हो गए खालिद साहब खोखर साहब को, सीट से नहीं उतर रहे, ठीक है ना। अपना डिसिप्लिन, यार आप करेक्टर हैं आपका, खुदा के वास्ते खालिद सज्जाद साहब आप बाप की जगह है हमारे, आप किसी और को चांस दें, किसी और सदर को लेके आए, आप खुद अवाम यही तो पकड़ के बैठे हुए, अवाम यही तो इल्जाम लगा रही है कि इस टूर पर उनके भाई जो हैं वो मैनेजर हैं क्या हैं, और बेटे उनके साथ गए हुए, और उनके करीब जो हारी हवारी हैं वो भी इस टूर पे गए हुए। तो भाई घर की फैमिली बना दी है ना, पूरे पाकिस्तान से कौन देख रहा है कि आप मीडिया आप ये अदालत के थ्रू में ये बात कर रहा हूँ। वकील साहब, मैं कितनी आवाज़ उठाऊँ आपके चैनल से, अदालत के अंदर मैं वो आवाज़ उठा रहा हूँ, ये दुनिया में जाएगी बात, ये आपके चैनल जो है पूरे पाकिस्तान में लोग देखेंगे, जितने हमारी 22 करोड़ 23। अच्छा वसीम फिरोज साहब, एक और इल्जाम है कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ग्रांट देती रही, उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर के साइन से सिंध बैंक के नाम एक अकाउंट खोला जाता है और उसमें ट्रांजैक्शन होती है, उसमें पैसा आता है, लेकिन उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खरीदो फरोख्त कर रही है, पैसा पहले खर्च कर दिया जाता है, बाद में उसके बिल्स नहीं है। अवाम ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का पैसा जो है उनके सेक्रेटरीज ने अपने कारोबार में लगाया, और हद तो ये है कि कुछ लोग जो है वो बिस्तर भी उठाकर अपने घरों को ले गए। आपका इल्ज़ाम बजाय आपको अंदर की सारी बातें बताएं, वैसी बातें, ये बात तो पूरे पाकिस्तान में उजागर हो गई हैं कि क्या हाल चल रहा है हॉकी का, और हॉकी से रोज खाओगे क्या भाई? ये हॉकी ने आपको इतने मेडल्स दिए, इतने बड़े बड़े नाम, ये बड़े नाम है ना, दब के बैठ गए, पता है आपको, ये कलीमुल्लाह, समीउल्लाह और दूसरे इस्लाउद्दीन, मनूर हसन, रशीद हसन, ये दब के बैठ गए, इन्होंने बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए। ये ऑनेस्ट लोग हैं, जिसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं नेता चलूँ तो ख़त्म नहीं होंगे भाई। ये लोग बैठ गए इसलिए कि इनको अपनी इज्जत का वक़ार है, इनको इज्जत का वक़ार है, जब ये आगे नहीं आ रहे। एक तरफ अगर आप देखें वसीम साहब, अगर एक तरफ आपकी इज्जत है और दूसरी तरफ कोई आदमी आपके मुल्क कौमी खेल से खिलवाड़ कर रहा है, तो आप नहीं समझते कि उस खेल से मुंसलिक अफराद की ये पहली कोशिश होनी चाहिए कि वो फ्रंट लाइन पर आएँ और इसका मुहासबा करें, इनके खिलाफ महाज बनाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब बटना शुरू होती है तो सब में बट जाती है, तो और सबके मुंह सिल जाते हैं। असल में सबको कुर्सी की लालच है। ऐसा क्या है कुर्सी में? स्पोर्ट्स के लोग हैं, एक दूसरी फेडरेशन आएगी तो फौरन जो है कमरों में जाके बैठ जाएंगे, उनके साथ एक ग्रुप बना लेंगे, हॉकी का नहीं सोचेंगे कि किसी तरह से हमें सीट मिल जाए। वो भाई सीट छोड़ो, नीचे काम करो ग्रास रूट लेवल पे, जब हॉकी जिंदा होगी। ऊपर तो आपको मैनेजर कोच की सीट चाहिए भाई, नीचे ग्रास रूट लेवल पे कौन काम करेगा? इल्जाम ये लगता है कि हॉकी में पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि ओहदे लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर से सियासी इस्तेमाल किया जाता है, सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है, ओहदे लिए जाते हैं और चिमटे में। अगर हॉकी में पैसा नहीं तो छोड़ दें भाई। ये टूर पे जाते हैं, TADA लेते हैं, TADA समझते हैं ना, पर $100 $150 के हिसाब से TADA मिलता है। इनको टूर पे जाने से मतलब है, इनको लड़कों से और जीत से कोई सरोकार नहीं है। आवाम जो है वो देखती है, अब तो देखना ही छोड़ दिया टीवी, अब तो मैच देखते नहीं हॉकी का, सिर्फ रिपोर्ट पूछती क्या हुआ, हार गई, हमें पता है हार गई।
भाई ये हाल था, हम तो बगैर टीवी, उस वक्त उस जमाने में टीमें जीतती थी, वो कहते थे जीत गई होगी पाकिस्तान टीम ने, मार दिया हॉलैंड को, जर्मनी को यार 5 गोल से मारा होगा। अब तो कहते हैं 8 गोल 9 गोल से आ रही होगी पाकिस्तान टीम। क्यों, क्या वजह है? लेकिन मैंने फिर बात की, जब तक हुकूमत का एक बुलंद तरीन कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आके नहीं बैठेगा इसके ऊपर, हॉकी को नहीं संभालेगा, हॉकी आपकी ऐसी ही चलती रहेगी। बल्कि और चलती क्या रहेगी, अब तो मैं कहता हूँ डॉग पे बिठा दो, नाम बदनाम हो रहा है पाकिस्तान हॉकी टीम का। अवाम का ये इल्ज़ाम है कि आप जिस कौमी खेल की हम तरवीज थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पैसा आपका इसी करप्शन की वजह से जा रहा है। तो अवाम तो ये सवाल करेंगे, वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि यही हॉकी वाले हैं, इनके पास फंड्स भी थे, इनके पास तमाम चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने। और दूसरी बात यह है कि अवाम ये सवाल उठाती है और एक इल्ज़ाम भी लगाती है कि खेल जो होता है वो आदमी की शख्सियत को किरदार साजी करता है, लेकिन जब वो खेल की सियासत अदालतों तक पहुंच जाए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात अदालतों में चले जाएं, अदालत वहां से फैसला आना पड़े, एक सेक्रेटरी जो है वो इंतजार में है कि मुझे अब मेरे नाम पर वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, दूसरा सेक्रेटरी छोड़ नहीं रहा है, तो ये कैसा खेल है? और फिर वो खेल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ चली जाती है? पहुंच तो गई अदालत के अंदर, ये अदालत अब अदालत का फैसला अदालत में ही तो है, ये हॉकी अदालत में पहुंच गई है, लोगों को पता चल गया है कि कौन खुदबुद कर रहा है, किसको लालच है सीट की। हमें तो लालच नहीं है, हम तो अपने, हमें आज अल्लाह ने जो दिया अपना कैरेक्टर और सारी चीज़ों से हम चल रहे हैं, हमें जॉब अच्छी मिली हुई है, हमारा घर बार है, बच्चे वगैरह सारे खुशान हैं। मैं घर बैठा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे क्लब मिले। सुने, मैं नीचे से काम करूँ, मुझे ऊपर की सीट नहीं चाहिए। आज भी नीचे का ग्रास रूट लेवल का कोई क्लब मिले, मैं तो आज भी कहता हूँ हुकूमत को मेरे नाम का कोई क्लब तो कम से कम बना दे, ताकि मैं वहाँ जाके। वसीम साहब, आपने इतना कमाया, इतना पाया, खुदा ने आपको इतना नवाजा, इस मौके पर भी आकर आपको क्या लगता है कि कोई आपको क्लब से नवाजेगा? ग्रास रूट लेवल क्या होता है आपकी नज़र में? ग्रास रूट लेवल क्या है और ग्रास रूट लेवल पर कौन आएगा सामने जो क्लब बना के देगा? ग्रास रूट लेवल ये होता है जैसे हनीफ खान एकेडमी चला रहे हैं, जैसे चला रहे हैं अपना तौकीफदार एकेडमी चला रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरह की एकेडमियाँ चलती हैं, तो वहाँ से बच्चा निकलता है और पाकिस्तान की सतह पर जाता है। ग्रास रूट लेवल उसे कहते हैं जो बच्चा वहाँ से इनबॉर्न चाइल्ड होता है, जो बॉर्न होके पैदा होकर आते ही 7-8 साल की उम्र में जाकर उसको हॉकी दे दी जाती है। मैं भी 7 साल की उम्र से हॉकी खेला था, छोटा था, मैंने चूज़ किया, क्रिकेट भी खेलता था, हॉकी भी खेला, मगर हॉकी में मेरा एक टैलेंट था जो मुझे नेकेड आई ने देखा और मुझे पाकिस्तान की सतह पे पहुंचा दिया। क्या वो नेकेड आई आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, बच्चे बहुत हैं। अभी हमने जो बच्चे खेल रहे हैं, अनान खेल रहा है बच्चा, मुर्तज़ा याकूब खेल रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, और बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारे सेट के बच्चे हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि आपके पास? वसीम साहब, मैं यहाँ पर आपसे इख्तलाफ करूंगा। अदालत आपसे ये जानना चाहेगी कि हमने माजी में भी देखा कि बड़े बड़े नाम सुपरस्टार जो हॉकी के थे, ग्राउंड अलॉट किए, एकेडमियां बनाई, लेकिन उस पर दुकानें बनाकर किराए पे चढ़ा दी, वो किराए खाते रहे, लेकिन वहां से कोई एक बच्चा भी हॉकी टीम या हॉकी के लिए आगे नहीं आ सका। देखिए, ये तो अब इतने बड़े बड़े नाम, इतना बड़ा नाम, मैं नाम क्या लूँ आपको, हमारे उस्तादों में से हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है कि दुकानें खोली है, तो हो सकता है उस दुकानों से उन बच्चों को फीड हो रहा होगा, उस दुकानों से अगर वो कुछ अपना फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें तो नहीं पहुँच सकता। ये तो आपको हुकूमती सजा के ऊपर जाके लोगों को पूछना चाहिए। अच्छा जज साहब, मैं फाजिल अदालत को यह भी बताना चाहूँगा कि हॉकी में जो करप्शन है उसके कुछ मुकदमात जो हैं वो विफाकी जो इदारे हैं वो उन पर तहकीकात भी कर रहे हैं, जिसमें हमारी FIA है, वो कुछ सेक्रेटरीज और वो वहाँ पर भी केस तैयार है। तो आप समझते हैं कि ये जो इस बार जो तहकीकात हो रही है और अदालत में ये मसाइल चल रहे हैं, तो उसके बाद हॉकी कुछ ऐसे हाथों में आएगी कि दोबारा जो है वो अपना शानदार ताबनाक माजी हासिल कर सके? बिल्कुल वकील साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अब जो रिपोर्ट आएगी ना, वो दुनिया के सामने आएगी। बहुत हो गया, बहुत चेंजेस आ गई हैं यार, खुल के सामने आ गए हैं, ठीक है ना, हम अपने कपड़ों से बाहर आ रहे हैं भाई। अफसोस की बात यह है कि कहाँ हमने वर्ल्ड कप, ओलंपिक टाइटल, सारे चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम जीते हुए थे, आज हम 19वें नंबर पे खड़े हैं दुनिया के, ठीक है ना। हमें क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, मांगा टांगा काम कर रहे हैं, कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी उससे मांग लिया। वसीम फिरोज साहब, मेरा सवाल वहीं का वहीं मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब दें। हम देखते हैं क्रिकेट में राशिद लतीफ़ अपनी अकेडमी लेकर बैठे हैं, सरफराज अहमद अपनी अकेडमी लेकर बैठे, और आप जाएं तो बहुत ही नॉमिनल और इकोनॉमिकल फ़ी के साथ वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। उसी नेकेड आई से वो बहुत सारे क्रिकेटर्स तैयार कर रहे हैं। वही क्रिकेटर्स आपको लीग्स में नज़र आते हैं, वही क्रिकेटर्स आपको आगे जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में भी अलग से खेलते नज़र आते हैं।
आपने बड़ी अच्छी बात की। आप ओलंपियन हैं, इस मुल्क के स्टार हैं, इस मुल्क ने इतना कुछ आपको दिया है बिल्कुल कि आप समझते हैं कि वापस देने का वक्त आ गया है? वो वक्त था, वक्त जॉब का है लोगों के पास। हमें एकेडमी कौन देगा? ग्राउंड में आंटी पार्क बना हुआ है, शादियां हो रही हैं, हम लड़ रहे हैं सिंध हुकूमत से कि खुदारा हमें ये ग्राउंड प्रोवाइड कर दो, दे दो, ताकि हम यहाँ पे हॉकी का, हर जगह तो क्रिकेट हो रही है, हॉकी कहाँ हो रही है? हॉकी तो गलियों में होती थी, गली से खेल के क्लब में आया, स्टार बन गया। अब तो आपके ग्राउंड नहीं है अवेलेबल आपको, ये तो चाहिए कि हॉकी ग्राउंड बनाए। आप हॉलैंड जाएं, हॉलैंड जज साहब, आपको हर ग्राउंड में आपको जो है 70-80 एसोटप लगी हुई है, हर जगह बच्चा हॉकी खेलते नजर आएगा। वही वहाँ पे वसीम साहब, जब ये जीतते हैं वो। वसीम साहब, मेरा सवाल फिर वही है कि कराची के अंदर कराची हॉकी एसोसिएशन का ग्राउंड में शादी हॉल बने हुए थे। जब वहां पर उसको एक कराची हॉकी एसोसिएशन को ग्राउंड अलॉट हुआ, वहां पे लाइटें लगी। अब आपने भी देखा है, कराची के शहरियों ने कि वहां सैकड़ों और हजारों की तादाद में बच्चे हॉकी खेलने आते हैं। कल तक उस ग्राउंड के अंदर शादी हॉल थे, आज जब वहां पर एक चिराग जला तो वहां पे कितने हजार बच्चा आपके सामने, और आप भी वहां पर ट्रेनिंग करते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं और यही अवाम जानना चाहती है, और उनका इल्जाम यही है कि इस तरीके से जो ग्राउंड्स को आबाद तो ओलंपियंस ने करना है, हॉकी के खिलाड़ियों ने करना है। इसमें देखें, दो आदमियों का बड़ा अच्छा किरदार है, इन्होंने मेहनत की है। एक उस वक्त डॉक्टर जुनैद जो अब मिनिस्टर हैं, निगरान हुकूमत के मिनिस्टर हैं, इस वक्त हेल्थ के और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जुनैद और हैदर हुसैन, इन दोनों ने अंत तक मेहनत की इसको उजागर बनाने के लिए कि भाई यहाँ एकेडमी बनाएंगे, नाम होगा, बच्चे खेलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइट की ना उन्होंने। अब बात ये कि दिन रात, लेकिन वो भी हैदर भी अब मुकदमे ही भुगत रहे हैं, और उन्होंने मेरा ख्याल कोई दौरा भी नहीं किया इतने अरसे में, जब तक वो सेक्रेटरी रहे। बात ये है कि यहाँ मेहनत जो कर रहा होता है ना, उसकी कोई कदर नहीं होती। समझ में आई? ऊपर का दरवाज़ा नॉक करते और ठक करके सीट पे बैठ जाते हैं। ऊपर का दरवाज़ा सियासी पहलू पे आगे बैठ जाते हैं। वो बच्चा मेहनत करके आया, ठीक है ना, उसकी खिदमत तो देखें आप। उसकी खिदमत को आपने रद्द करके कोने फेंक दिया, ये कोई तरीका है? वो आया, एक टूर भी नहीं किया उसने, अभी रातों में रन रहा है वो, उसकी रातों की नींद आराम हो गई है। ऐसे सेक्रेटरी, चलो एज ए सेक्रेटरी, जो भी सेक्रेटरी आए पाकिस्तान के लिए, वो ऐसे ही काम करे अंत तक। अब उसने अगर काम किया, क्योंकि इंटरनेशनल है, ओलंपियन नहीं है, इतना बड़ा नाम नहीं है, एक सीट मिल गई उसको, ठीक है ना, वो भी खालिद साहब होकर के दिमाग में आया तो उसको नोटिफिकेशन निकाल दिया। आप मुझे बताया कि 8 महीने बाद क्या ऐसा हुआ कि आपने उसको हटा दिया? क्यों? जबकि क्वालिफाई भी कराया उसने जूनियर वर्ल्ड कप का भी क्वालिफाई करवाया और उसने क्वालिफाई का भी क्वालिफाई कराया। वर्ल्ड कप में एक ऐसा कोच, साबिक ओलंपियन हनीफ खान, वो कोचिंग के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं, उनको हटाकर जबकि टीम जीत रही है, और आप एक गैर मुल्की कोच ले आते हैं, उसको पैसे नहीं दिए जाते, ये दिए जाते हैं गैर मुल्की पे पैसा खर्च करना, जबकि इतने बड़े लेजेंड्स आपके मुल्क में। इस इल्जाम के बारे में आप क्या कहेंगे? आ गए ना, अब लाइन पे अपनी जगह पे आ गए ना। करेक्टर हनीफ खान का करेक्टर है, छोड़ दिया ना उसे टीम का, मैं नहीं आता। कलीमुल्लाह का करेक्टर है, बोला कि कलीमुल्लाह कंटिन्यू करो, उसने कहा मैं नहीं करता, अगर मेरी टीम सिलेक्शन कमेटी की पूरी टीम दोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। उनको आप जो है, उसमें लाइक लाशारी था, रहीम खान हमारा ओलंपियन था, शकील अब्बासी था, उसने कहा ये टीम आप मुझे देंगे एज अ मैच। मतलब सिलेक्शन कमेटी टीम नहीं बनाती है? आपका कहना है कि सिलेक्शन कमेटी टीम नहीं बनाती है? वो सिलेक्शन कमेटी बनाती है, सिलेक्शन कमेटी ने बनाई थी टीम। ये हमारे जमाने वक्त से चल रहा है, जब मसूद जूनियर हयात थे, मसूद जूनियर के साथ हमने लड़के खड़े किए थे, मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था, मैं नासिर अली, खालिद अमीर, एयाज महमूद, हम मसूद जूनियर के साथ चलते थे और एक पेज पे साथ चलते थे। क्या आप लड़ते थे खिलाड़ियों के हकूक के लिए? बिल्कुल लड़े, मगर बात यह कि ऊपर से जो था वो अपनी मनमानियां करते थे कोच और सेक्रेटरी। वसीम फिरोज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे, मनमानियां चलती थी अवाम पे। हमने कहा, हमने उस वक्त कहा, यस साहब, मैंने कहा कल मधु जूनियर से, मधु जूनियर का यार खामोश रहो, लड़के यही खेलेंगे, एक आधा लड़का चेंज होगा। वो कोच अगर कहता है, कोच क्योंकि खिलाता लड़का, तो वो अपनी एक पसंद रखता है कि यार मुझे ये दे दें, हम दे दिया करते थे, चलो ठीक है। मगर हम उससे भी लाइन वो करते थे अपना कि नहीं, हमने कहा कि नहीं, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि आप अपने पास से कोई लड़का दें। तो फिर टीम आ जाया करती थी। अब बात यह है कि उस वक्त जो ये लड़के तैयार किए हुए आज खेल रहे हैं, जो अभी हम जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर 9 लड़के ले गए, हमारे सेलेक्ट किए हुए लड़के थे उस दौर के। ये बता रहा हूँ मैं आपको 2018 की 17-18 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो आज लड़के तैयार हुए हैं। अब अगर लड़कों के साथ ज्यादती करोगे आप और कोच मैनेजमेंट चेंज होती रहेगी और लड़के को आप वसाइल नहीं देंगे, तो हार तो आपके सामने खड़ी हुई है। फिर आप चौथे नंबर पे अभी देखें ना, अब हारे, क्वार्टर फाइनल हार गए आप स्पेन से, 5-2 से हार गए, 4-2 से हार गए। आपने कोच चेंज कर दिया,
क्यों कोच चेंज किया आपने? हनीफ खान क्यों नहीं गए? कैरेक्टर के पक्के हैं भाई, ये लोग कैरेक्टर के पक्के हैं। कैरेक्टर लाओ, उधारा अपनी इज्जतें संभालो। आप कोर्ट, आप ही की अदालत में केस गया हुआ है FIA का, FIA ने डाला हुआ है, ठीक है ना? लग पता जाएगा कौन सामने आया है, कौन सामने नहीं आया। अवाम के भी कुछ सवाल आते हैं, सुनते हैं अवाम क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि हॉकी से करप्शन को कैसे पाक किया जाए? देखिए, जैसे आपने करप्शन की बात की, बड़ी वजह बात है कि क्यों इतनी करप्शन हुई है। इसका एक सीधा सीधा मैं एक बात करूँगा कि हुकूमत के कोई भी नुमाइंदे, बल्कि नुमाइंदे भी नहीं, बल्कि हमारे चीफ पैट्रन होते हैं हॉकी के सदर, ठीक है ना? जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारा, जो भी आएगा, उनको चाहिए कि इस पर एक्शन लें करप्शन के ऊपर और अपना नुमाइंदा भेजें। कोई भी कोई मिनिस्टर भेजे जो स्पोर्ट्स को देख रहा हो, ठीक है ना? तब जाके करप्शन ठीक होगी। और वो लोग जिन्होंने करप्शन की है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हटा दें, ठीक है ना? उनको कहा कि भाई आप नीचे काम करें, आप तो फेडरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर जाके ये हॉकी बेहतर होगी। अदरवाइज यही रहेगा कि ये आते रहेंगे सियासी डोर खोल के ऊपर से अपने ताल्लुकात से, और करप्शन चलती रहेगी और बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं, ना नौकरियां मिलेंगी, ना खेल आपका ऊपर जाएगा, ना आपको विक्ट्री मिलेगी। तो यही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चीफ पैटर्न है हॉकी के, वो इस पर कड़ी निगाह डालें और कुछ इस पर कड़क इल्ज़ाम करेंगे तो ये हॉकी ऊपर आएगी। और दूसरा सवाल वसीम साहब। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे क्रिकेट में भी ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो आपस में रिवायती हरीफ होते हैं, तो ऐसी हॉकी का कोई ऐसा वाक़या बताएं जिसमें आप पाकिस्तान इंडिया का मैच हो या कोई आपका कोई फेवरेट वाक़या हो उसमें, तो वो मुझे उसके बारे में बताएं आप। अब जैसे कि आपने बोला कि कोई ऐसा वाक़या जो कि यादगार बन के रह गया हो, हम 90 में गए थे एशिया कप खेलने के लिए दिल्ली, और बड़ी अच्छी टीम थी हमारी, बड़ी हम विक्ट्रीज लेते हुए आ रहे थे, और पाकिस्तान उस वक्त टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड में थी। मतलब कभी हॉलैंड जीत रही, कभी जर्मनी, कभी पाकिस्तान। हमारा एशिया कप हुआ दिल्ली के अंदर, हम गए वहाँ पे उन्होंने कहा भाई कि बाहर नहीं निकलना क्योंकि ये इंडियंस हैं, जाओ तो ग्रुप की शक्ल में जाना अगर शॉपिंग करने जानी है। बहरहाल हम शॉपिंग वो तो अलग की बात है, मगर हम जब जाते थे ग्रुप में तो हम मैच स्टार्ट हुआ, जब हमने सारी टीमों को मारा, जापान को, कोरिया को, हमने सारी टीमों को जीत के हम फाइनल में आए तो इंडिया मिली हमें। अब इंडिया से मैच ऐसा था कि मैं उसमें बताऊँ, जैसा मैं इंजर्ड भी था उसमें, तो मेरे मसल ख़राब था, मेरा इंजरी हो गई थी और मैं डर रहा था यार ये अब फाइनल है और मैं इंजर हो गया, इंजरी मेरी हो गई इंजरी, तो लैपटॉप तो कोई है नहीं, और लेफ़्ट साइड से जो दबाव हमारा हम डालते थे, मैं और शबाज सीनियर, वो क्लास क्या डालते थे, मतलब दूसरी टीम को हम ख़त्म कर दिया करते थे, ऐसा क्लास था। तो कमर इब्राहिम ने मुझे हौसला दिया, मैंने बताया कमर यार मेरी इंजरी है और मैंने छुपाया हुआ, ये कह रहे छुपाओ नहीं वसीम, कुछ नहीं है, वेंटोजीन और एक टाइट दिया, उसने कहा आप आराम से वार्म अप करो। पैराशूट का मुझे लोअर दिया, मैंने पैराशूट क्योंकि उसमें पसीना आता है वो पहन के मैंने वार्म अप किया। मैंने कहा कह रहे हैं कंफर्टेबल, गुड, मैंने कहा यस आई एम कंफर्टेबल, वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो कह रहा ठीक है खामोश रहो, टाइट्स पिला दिए मुझे। मैंने जब स्प्रिंट मारी तो मुझे बड़ा नॉर्मल लगा। मैच स्टार्ट हुआ, हम पे इंडिया ने पहला गोल मार दिया, ठीक है ना, और क्राउड उनका आसमान से बातें कर रहा है, वो मतलब ये था कि हम लेके जाए तो हू शुरू हो जाए, वो लेके जाए तो क्लैपिंग शुरू हो जाए। हमने फिर उनसे गोल हमने एक किया उनके ऊपर, सेकेंड हाफ में हमने दूसरा गोल किया, फिर हमने 3 गोल मार के जब हम बाहर आए विक्ट्री मिल गई, एशिया कप जीत गए हम। तो हम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे तो इस्लाउद्दीन ने कहा यार ये कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा इस्लाम भाई ये चले जाएँ, 1-8 घंटे के बाद तो फिर हम बस में बैठेंगे और फिर अपने होटल जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब हम बस में बैठे, क्राउड छट चुका है, जा चुका है क्राउड। हम बस में बैठ के जब जैसे ही निकले होटल के लिए तो साइडों में फ्लैट थे, फ्लैट में एक सिग्नल था, सिग्नल रुका, आगे हमें एक सार्जन दिया हुआ था, सार्जन गायब हो गया, सिग्नल पे बस रुकी। तो और हम पे पथराव पता नहीं कहाँ से शुरू हो गया, इतना पथराव जैसे किसी ने हमें बस हर जगह से शीट उड़ गए बस के। हम नीचे उतरे, बड़ी मुश्किल से ड्राइवर ही भाग गया, ड्राइवर को ढूंढ के लेके आए, बिठाया। वो लोग तो वेस्पा पे थे, कुछ सरदार थे, कुछ उनके अपने थे, मगर बड़ा इनडिसिप्लिन का मुजाहरा किया हम लोगों ने। जितनी भी टीम को आप बकअप करते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान आती है तो हम उसको बहुत वेलकम देते हैं, मगर वहाँ उस वक्त 90s के अंदर इतनी परेशानी चल रही थी क्योंकि आप उसके हमारे जाने के बाद बाबरी मस्जिद था, उस पर भी एक केस चला था कि बाबरी मस्जिद को हम शहीद कर देंगे। हमारे जाने के बाद वो शहीद हुई थी। तो हम वहाँ पे इस्लाउद्दीन ने जब हम होटल पहुँचे उस पथराव के बाद बड़ी मुश्किल से बचा के, तो हम नेक्स्ट डे शॉपिंग भी नहीं की, नेक्स्ट डे हमने चार्टर्ड फ्लाइट बुक कराई और हम सीधा वहाँ से लाहौर आ गए दिल्ली से, हम रुके नहीं वहाँ पे। तो एक ही वाक़या सारी ज़िंदगी के साथ जो है वो दिन में रह गया
कि भाई हम इंडिया मैं बड़ा समझता था कि इंडिया को कि वहाँ के लोग हमें हमारे फैंस होंगे, मगर नहीं, उन्होंने वो मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए था। तो ये एक वाक़या सारी ज़िंदगी में रह गया है कि भाई आज भी हम कहते हैं कि हम तो उनसे आज भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, और आज भी हम कहते हैं कि इंडिया आके पाकिस्तान खेलेंगे तो हॉट वेलकम मिलेगा, हम प्यार देंगे, उनको मोहब्बत देंगे। मगर आप भी तो स्पोर्ट में स्पिरिट का मुजाहरा करें, आप भी मोहब्बत दें, प्यार दें। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत की सदा के ऊपर हो सकती हैं, और स्पोर्ट्स के मैच में भी हो जाएंगी। स्पोर्ट्स के जब आपस में जब दो टीमें मिलेंगी तो ये मोहब्बतें अपने आप बढ़ जाएंगी, जो कि नहीं है। मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ये हमारी ये चीज़ें अच्छी हो जाएँ, दोनों टीमें एक हो जाएँ और आपस में एशिया का नाम रोशन हो। इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, एशिया में कप रहना चाहिए। ठीक है जी, मेरे ख्याल से फैसले का वक्त हुआ चाहता है। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा। मैंने आपको खेलते देखा, आपके साथ इंडिया का मैच की बात हुई, इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया से शाहिद होते थे, इधर से आप होते थे। आपकी नज़र में आप दोनों में से बेहतर प्लेयर कौन था? आप भी एक ग्रेट प्लेयर थे और वो भी मेरा ख्याल है कि जज साहब, मैं तो यही बात करूँगा, आपने हॉकी देखी भी है, खेली भी है। देखिए वो लेजेंड थे, ठीक है ना। उस वक्त मैं अपकमिंग था, उनको देख के बहुत कुछ सीख रहा था मैं, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग प्लेयर इंडिया से हैं, जबकि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। इंडिया के सारे प्लेयर, परगत सिंह हो गए, तोबा सिंह हो गए, उसमें अपने सुखजीत थे अपना, फिर उसके बाद जफ़र इकबाल आए। ये सारे प्लेयर जितने भी थे इंडिया के, या आउटस्टैंडिंग। अभी सरदारा लड़का जो है, ये मुझे वहाँ मिले थे अपना मसरत में, जब मैं हॉकी 5 ले गया था। बहुत कूल, बहुत अच्छा लड़का, स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं यार, अच्छी हॉकी की तक। मैं शाहिद की जो बात कर रहे हैं ना, वो क्लास कुछ और थी। उस मैंने खेलते हुए देखा है, मैं उनके साथ खेला हूँ। इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ कोई मैच नहीं है, वो अपनी जगह पे बहुत आउटस्टैंडिंग का। आपका बड़ापन है कि आपने ये माना कि शाहिद लेजेंड थे। हमारी नज़र में आप भी एक लेजेंड का दर्जा रखते हैं। फैसला अदालत की नज़र में यही है कि जितना वसीम फ़िरोज़ साहब ने बात की है कि जो भी हॉकी में करप्शन है उसके हवाले से अदालत की नज़र में एक कमेटी बननी चाहिए, और इस बार वो कमेटी वाला काम ना करे, इंक्वायरी करे, और जिसने हॉकी के हवाले से अगर कोई फाइनेंशियल करप्शन नज़र आता है तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त फ़ैसले किए जाएं, चाहे वो कितना बड़ा खिलाड़ी हो, कितना ही बड़ा ओहदेदार रहा हो। और हॉकी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमारा कौमी खेल है। अगर इसके बारे में नहीं सोचा गया, ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये कब्र में पैर लटकाए हुए है, इस सतह पे आ गया। हमारा बचपन जो था वो एक सुनहरी दौर था, और अब कोई 30 साल के करीब हो गए, कोई बड़ा हमने मेडल हासिल नहीं किया है। सोचना पड़ेगा। हॉकी के खिलाड़ियों के बारे में यही कहा जाए कि आप सब ऊपर जाके बड़ी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, अगर तो आप हॉकी की तरक्की चाहते हैं तो आपको, जैसा कि वसीम फ़िरोज़ साहब ने भी कहा, ग्रास रूट लेवल पे काम करें, उसी लेवल पे काम करना पड़ेगा। और अगर हॉकी के खिलाड़ी जिस तरह से अभी तक मज़ा नहीं आ रहा, चला नहीं पा रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से लोग आएँ, पैसा भी लेके आएँ, और अगर पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, हॉकी को डूबने ना दिया जाए। और साथ साथ ये जितने ओलंपियंस हैं, इनसे मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये आखिरी नस्ल नज़र आ रही है हॉकी की जिनके हमें नाम याद हैं। हमारे बच्चों को अब हॉकी के नाम याद नहीं, इवन इनके अपने घर में बच्चों को अब सिर्फ ये पता है कि हमारे वालिदैन ओलंपियन थे या हमारे वालिद गोल्ड मेडलिस्ट थे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। उनको बताते हुए भी अगर किसी से बात करते हैं तो जो इतने बड़े कारनामे हॉकी पाकिस्तान ने अंजाम दिए वो सब भूल चुके हैं। तो आप लोग ये सोचें कि अगर आप लोगों ने मिल बैठ के हॉकी के बारे में अगर नहीं सोचा तो फिर ना हॉकी रहेगी ना आप लोग रहेंगे। इसी के साथ अदालत बर्खास्त की जाती है।